सारे मार्क की आ जाओ, शुरू करें। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मालूम है क्या होता है? क्या होता है अनटचेबिलिटी? ये पहली बार सुन रहे हो क्या अनटचेबिलिटी? तुम लोगों को सच्ची नहीं पता अनटचेबिलिटी क्या होता है? जो टच नहीं हो सकता, क्यों टच नहीं करते थे? हाँ, भेदभाव करते थे। तो पहले ना ब्रिटिशर्स तो स्पेशली वो डिवाइड एंड रूल में बिलीव करते थे, राइट? तो वहां तभी ना ऐसा होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना, दे वर अनटचेबल्स। हम उनको, बड़े लोग उनको टच नहीं करते थे, उनको गांव से बाहर ही रखते थे। इनफैक्ट स्पेशली डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी, ही यूज्ड टू बिलोंग टू लोअर कास्ट, तो उनको भी एजुकेशन नहीं दिया गया। उनको, वो लोग वो क्लासरूम के बाहर बैठ के उन्होंने पढ़ाई किया है। सो दैट वाज वन थिंग जो इक्वालिटी नहीं लाता था। अनटचेबिलिटी रहेगा तो इक्वालिटी कैसे आएगा? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनटचेबिलिटी को क्या किया? अबॉलिश किया। समझ में आया? इनफैक्ट सिर्फ अबॉलिश नहीं किया, अगर किसी ने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया ना, तो वो ऑफेंस होगा, विच विल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। सो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मना किया अनटचेबिलिटी मत करो। इनफैक्ट अगर कोई दिख गया अनटचेबिलिटी करते हुए, उसके खिलाफ कंप्लेन हो गया, तो उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। Is that very clear? That was given under Article 17. Says untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Forbidden मतलब banned. Forbidden मतलब banned, है ना? अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। लॉ के हिसाब से इसके लिए क्या मिलेगा तुमको? पनिशमेंट मिलेगा, राइट? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल? अभी यही ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या रहता था, लोगों को ना टाइटल दिए जाते थे जस्ट बिकॉज, ये बताने के लिए कि देयर इज क्लास, देयर इज क्लास। तो इक्वालिटी नहीं होता था वापस। तो कौन से तरीके के टाइटल दिए जाते थे, ये देखो। सर, राज बहादुर, राय साहेब, नाइट। और ये देता कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, बराबर है। उसकी वजह से अपना क्या होता था? फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता था, करेक्ट है। सो अभी यहाँ पे ये सब टाइटल्स की वजह से कुछ लोग को क्या माना जाता था? सुपीरियर माना जाता था, एंड अदर्स को क्या माना जाता था? इंफीरियर। इसीलिए वो क्या क्रिएट करता था? इनइक्वालिटी क्रिएट करता था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, तो ये जो टाइटल देने का प्रथा है, उसको क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है आर्टिकल 18 के अंदर कि ये प्रैक्टिस को खत्म करना है। ये प्रैक्टिस को क्या करना है? खत्म करना है। बट सिर्फ दो तरीके के टाइटल दे सकते हैं, मार्क कर लो, दो तरीके के टाइटल दे सकते हैं। कौन से दो तरीके के टाइटल दे सकते हैं? मिलिट्री एंड एकेडमिक।
मिलिट्री एंड एकेडमिक। अभी हम लोग मिलिट्री में जाएंगे तो है ना, कैप्टन, सूबेदार, जनरल, ये सारे क्या है, टाइटल ही है, बट वो अलाउड है। अब तुम सीएस बन जाओगे तो सीएस ला लोगे ना अपने नाम के आगे। कोई डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर लगाता है ना अपने नाम के आगे, सीए बन जाता है तो सीए लगाता है नाम के आगे। तो एकेडमिक और मिलिट्री, ये दो टाइटल्स अलाउड है, बाकी कोई टाइटल अलाउड नहीं है। सी व्हाट डज दिस मीन? नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड। कन्फर्ड मतलब गिवन बाय द स्टेट। वो बोलते हैं स्टेट। स्टेट मतलब कौन सा स्टेट? आर्टिकल 12 वाला, बराबर है। वो बोलता है स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं देगा, सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक वाला ही टाइटल मिलेगा। समझ में आया? अपना स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं देगा। ओनली टू टाइटल्स आर अलाउड, मिलिट्री एंड एकेडमिक। गॉट द पॉइंट? सेकेंड वाला तुम एक्सप्लेन करो। और से कोई भी इंडिया का सिटीजन जा सकती है। करेक्ट है। फॉरेन स्टेट मतलब बाहर का गवर्नमेंट, फॉरेन स्टेट मतलब बाहर का गवर्नमेंट। बाहर के गवर्नमेंट से कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है? अपना ही स्टेट किसी को टाइटल नहीं दे सकता, करेक्ट है। सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक अलाउड। फिर दूसरा पॉइंट में बोला है कोई भी इंडिया का सिटीजन बाहर के फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है फर्स्ट टू पॉइंट? तीसरा बोलता है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा बंदा जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, मतलब कहाँ का सिटीजन है? फॉरेन का। कहाँ का सिटीजन है? फॉरेन का, बराबर है। पर वो होल्ड कर रहा है ऑफिस या ट्रस्ट। होल्ड कर रहा है ऑफिस या ट्रस्ट, किसके अंडर? स्टेट के अंडर ऑफिस होल्ड करना मतलब क्या बोल रहे हो? नहीं, स्टेट के अंडर ऑफिस होल्ड करना मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, उसके अंडर ऑफिस होल्ड करना मतलब वर्किंग फॉर गवर्नमेंट। दैट्स करेक्ट, व्हाट इट इज? वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब करना, बराबर है। सो अगर तुम कोई ऐसा बंदा जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, किधर का है? फॉरेन का है। इधर का सिटीजन नहीं है, इधर का सिटीजन है तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, ऊपर ही बोल दिया, बराबर है। सिटीजन वो इधर का नहीं है, किधर का सिटीजन है? बाहर का है, बट ऑफिस होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट। वो एक्सेप्ट कर सकता है क्या फॉरेन स्टेट से टाइटल? यू चेक एंड टेल। सिटीजन है तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, पॉइंट 2 में बोला। यहाँ पे वो सिटीजन नहीं है बट स्टेट का ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर सकता है कि फॉरेन स्टेट से टाइटल या नहीं? कर सकता है, बिंदास ऐसे ही। प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना नहीं कर सकता। क्या बोला है? ही कैन नॉट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। ठीक है, कोई भी पर्सन जो स्टेट के अंडर या तो ट्रस्ट होल्ड कर रहा है या तो प्लेस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको कुछ तो स्टेट से पैसा मिल रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब some earnings from the state, some earnings from the state, right? वो भी विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने का बात है? प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस ऑफ एनी काइंड और फ्रॉम और अंडर फॉरेन स्टेट। लास्ट में क्या बोला? फॉरेन स्टेट से प्रेजेंट नहीं लेने का, फॉरेन स्टेट से कुछ भी इनकम नहीं लेने का, फॉरेन स्टेट का ऑफिस भी एक्सेप्ट नहीं करने का। कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? वो बंदा जो ऑलरेडी ऑफिस होल्ड कर रहा है, किसके अंडर? अपने स्टेट के अंदर। समझ में आया? 4 पॉइंट फटफट पढ़ो, फटफट पढ़ो और मुझे बताओ क्या बोला है वापस।
पढ़ा? फर्स्ट वाले में क्या बोला है? स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं दे सकता, सिर्फ दो तरीके के अलाउड है, कौन से? मिलिट्री एंड एकेडमिक, बराबर है। ओके, फिर सेकंड में क्या बोला है? फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता? सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी गुड। तीसरे में क्या बोला है? इंडिया का सिटीजन नहीं है, हाँ इंडिया का सिटीजन। गवर्नमेंट के लिए काम करता है, उसे टाइटल प्रेसिडेंट के, हाँ बराबर है, प्रेसिडेंट के कंसेंट से मिल सकती है, बट दे कौन दे रहा है टाइटल? दे कौन रहा है? अपना स्टेट? फॉरेन स्टेट। टाइटल दे कौन रहा है? फॉरेन स्टेट। प्रेसिडेंट के परमिशन से ही ले सकता है, ठीक है। लास्ट क्या बोला है? कोई भी पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड कर रहा है, किसके अंडर? अपने स्टेट के अंडर, वो फॉरेन स्टेट से क्या क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता? प्रेजेंट, इमोल्यूमेंट्स या ऑफिस अंडर द फॉरेन स्टेट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दैट वाज आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18। चलो नेक्स्ट चलो। अभी अपने पास ना ये 6 राइट्स है रिलेटेड टू फ्रीडम गिवन अंडर आर्टिकल 19 टू 21। आर्टिकल 19(1) में ये 6 राइट्स है। आर्टिकल 19(1) में ये 6 राइट्स है। किसको दिया हुआ है? सिटीजन या सबको? पहले चेक करो, सिर्फ सिटीजन को। सबसे पहला राइट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वी नो दैट। अच्छा मुझे बताओ, सारे जो राइट्स होते हैं एब्सोल्यूट होते हैं या विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं? एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बराबर है। पहला राइट क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड क्या है? असेंबल होना। असेंबल मतलब इकट्ठा, असेंबल मतलब इकट्ठा, गेट टुगेदर, करेक्ट है। असेंबल हो सकते हैं कि हम लोग पीसेबली, हाँ बोला, शांति से इकट्ठा होना है तो इकट्ठा हो सकते हैं। विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स मतलब हाँ वेपन्स के बिना, वेरी गुड। विदाउट आर्म्स एंड अम्यूनिशन, विदाउट वेपन्स, करेक्ट है। एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, कहाँ पे? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्यों सिर्फ टेरिटरी ऑफ इंडिया दिया, बाहर नहीं जा सकते? बाहर जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा ना, वीजा लगेगा, वो कंट्री का परमिशन लगेगा, तो वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते क्योंकि वो कंट्री के भी लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ कौन से देश का बात कर सकते हैं? अपने देश का। हम अपने देश में तुमको फुल मूव करने देंगे। तुमको यहाँ से जाना है कहीं घूमने, जाओ, कोई रोकेगा नहीं, करेक्ट है। सो यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। जिधर रहना है रहो, जो जिधर भी इंडिया में तुमको रिसाइड होना है, सेटल होना है तो हो सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जो ट्रेड करना है करो, जो बिजनेस करना है करो, जो प्रोफेशन कैरी ऑन करना है करो, प्रोवाइडेड वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते मैं ड्रग्स बेचूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को परमिशन देता है, क्योंकि वो कौन सा बिजनेस है? इलीगल बिजनेस है। समझ में आया? पढ़ो फटफट। आर्टिकल 19(1) gives you 6 freedoms.
डन। पढ़ा। पहला वाला क्या है? रिलेटेड टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा assemble peacefully without arms। तीसरा फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। वेरी गुड। चौथा पांचवा और सिक्स प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। बराबर है। पर ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, विथ रीजनेबल। करेक्ट है। परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस। अभी ये ना बच्चा लोग, ये ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है, ये ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। कौन से ग्राउंड पे? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या पढ़ा था हमने? इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिया का इंडिपेंडेंस के ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं हम? रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब उसका रेप्यूटेशन, उसका मान सम्मान, है ना। तो इंडिया के मान सम्मान के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए तुम पे रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। प्लस हमें क्या देखना है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तुम वेपन्स के साथ घूमेगा तो सिक्योरिटी कैसे होएगा? तो इसीलिए रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है। करेक्ट है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब इंसल्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। डेफोमेशन। डेफोमेशन मतलब क्या था? हार्मिंग ऑफ इंसाइटमेंट मतलब एनकरेजमेंट। ठीक है। ये सब ग्राउंड्स पे क्या किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन डाला जाता है। पता है कि तुम कुछ बोलोगे तो ऐसा स्पीच बोलोगे जिसके वजह से कुछ ऑफेंस एनकरेज हो सकता है, तो रोकेंगे। फ्रेंडली रिलेशन ऑफ फॉरेन स्टेट। तुमको पता है कि अगर तुमने कोई हरकत की, उसके वजह से जो बाहर वालों के साथ अपना रिश्ता है वो खराब हो सकता है, तो तुमको रोका जाएगा। डिसेंसी के लिए रोका जाएगा, किसी का इंसल्ट करने से रोका जाएगा। तो ये सारे ग्राउंड्स पे तुम पे रेस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अभी क्या अपने पास लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट है? लाइफ मतलब जीने का अधिकार। लाइफ मतलब इंडिया ही देता है जीने का अधिकार। इनफैक्ट सिर्फ नॉर्मली जीने का नहीं, विथ डिग्निटी जीने का। विथ डिग्निटी जीने का। अगर बच्चा लोग कोई भी रात को 1 बजे रोज फटाके फोड़ता है तुम्हारे एरिया में, क्या तुम पीसफुल लाइफ जी सकते हो? नहीं। तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट टूटता है। क्या टूटता है? तुम्हारा फंडामेंटल राइट। सीधा उस पर तुम केस कर सकते हो, ये बोल के कि मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहा है। So basically, you need to live and you need to live with the dignity. ऐसा बोलता है अपना आर्टिकल नंबर 21। Is that clear? क्या बोलता है? आर्टिकल 21 confers on every person the fundamental right to life and personal liberty. Liberty मतलब freedom. Very good. ये लाइन पढ़ो, यहां से लेकर यहां तक। डिप्राइव्ड मतलब वापस क्या बोला? डिप्रेस्ड नहीं।
अगर मैं बोलूं पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ इनफ फूड, मतलब दे डोंट गेट, बराबर है। सो कुछ नहीं मिलना, लैक ऑफ इज डिप्रीवेशन, करेक्ट है। तो कोई भी पर्सन को लाइफ ना मिले ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्सन को लिबर्टी ना मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा हम रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं बट ओनली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। लॉ के हिसाब से लिबर्टी छीना जा सकता है, लॉ के हिसाब से लाइफ छीना जा सकता है, वरना कोई तुमसे छीन नहीं सकता। एग्जाम्पल दो, लॉ के हिसाब से कम छीन लेते हैं। लॉ के हिसाब से तुम्हारा लिबर्टी कब छीना जाता है? रॉन्गफुल एक्ट करने पे, जैसे हाँ, तो तुमको जेल में डाल देंगे। अब तुम उसको नहीं बोल सकते मुझे घूमने जाना है, बराबर है। सो एज पर लॉ तुमको क्या किया, तुम्हारे लिबर्टी को क्या कर लिया, रोक लिया गया, बराबर है। विच इज एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्लियर? या तो तुमको हैंग टिल डेथ का सजा मिला, करेक्ट है, तो वहां पे तुमसे तुम्हारा लाइफ क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है, बट दैट इज ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ। कोविड हुआ था, वहां पे भी तुमको रोका गया था, करेक्ट है, बट दैट वाज आल्सो एज पर लॉ। इज दैट क्लियर? ठीक है, अदरवाइज हर एक के पास क्या होना चाहिए, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। गॉट द पॉइंट? ठीक है। द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स दोज थिंग्स व्हिच मेक लाइफ मीनिंगफुल। सिर्फ जीना नहीं है, अच्छे से जीना है, right? The right to life enshrined in Article 21 guarantees right to live with human dignity. Human dignity के साथ जीना है, dignity मतलब मान सम्मान, है ना, reputation के साथ। Right to live in freedom from, ये कैंसिल कर दो, ये मॉड्यूल से आ गया है, is a fundamental right protected by Article 21। नॉइस पोल्यूशन के बिना जीना है, ये राइट किसने दिया है तुमको, आर्टिकल 21 ने। एंड नॉइस पोल्यूशन बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स इज एन इनरोड, इनरोड मतलब हिंड्रेंस, हिंड्रेंस समझ में आता है, बैरियर। मीनिंगफुल लाइफ जीना है ना, तो नॉइस पोल्यूशन होगा तो तुम अच्छा लाइफ जी नहीं पाएगा, तो ये क्या है, एक तरीके का बैरियर है ये वाले राइट के लिए। क्लियर? सतवंत सिंह वाला केस पढ़ो, मुझे समझाने की कोशिश करो क्या बोला था। सतवंत सिंह सैनी। नए बच्चे लोग जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट होगा ना 1-2 दिन में, तब वो आप भी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। पढ़ा? बताओ मुझे क्या बोला है, क्या समझा वो बताओ।
कुछ नहीं समझा, बताओ फिर क्या समझा। अरे स्टार्ट टॉकिंग, एक केस को इतना टाइम लेंगे तो कैसे चलेगा। गायत्री बता क्या समझी। राइट टू ट्रैवल ना पर्सनल लिबर्टी है, और उस पर्सन को मतलब डिप्राइव नहीं कर सकते राइट टू ट्रैवल। ओके, इसके लिए पासपोर्ट इज एसेंशियल। करेक्ट। तो डिनायल ऑफ पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट का डिनायल हुआ, पर्सनल लिबर्टी उसको डिप्राइव कर सकते हैं। जब पासपोर्ट ही नहीं है तो कैसे घूमेगा। और एक एब्सेंस ऑफ एनी। आगे क्या समझा काव्या। कि अगर प्रोसीजर जो लॉ ने बोला वो प्रोसीजर आगे नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ लैंड का जो लॉ ऑफ लैंड मतलब जो कंट्री का लॉ है उसको जनरली लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं। लॉ ऑफ द कंट्रीज, लॉ ऑफ लैंड। तो पासपोर्ट रिफ्यूज हो जाएगा पर्सन का, तो इससे क्या हो जाएगा, जो पर्सनल लिबर्टी है वो भी डिप्राइव हो जाएगी। तो अलाउड है नहीं अलाउड है। नहीं, साची कुछ अलग समझा। बोल बोल, तुझे क्या समझा। राइट टू ट्रैवल इंक्लूडेड एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी। राइट टू ट्रैवल इज इंक्लूडेड इन पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। वो पर्सन कैन उसको करार नहीं कर सकते, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते उसको। प्रोसीजर एस्टैब्लिश अंडर लॉ के हिसाब से लॉ उसको एस्टैब्लिश कर देते हैं, रोक सकते हैं। पासपोर्ट उसको एसेंशियल है कोई भी अदर कंट्री में घूमने के लिए। बराबर है। टेन्योर ऑफ सॉरी किधर। पासपोर्ट अमाउंट डिनायल, डिनायल दिया है क्या। वेयर इज द वर्ड, कैन यू। अच्छा, डिनायल मतलब मना करना, रिफ्यूजल। डिनायल इज रिफ्यूजल। पासपोर्ट को क्या किया है, रिफ्यूज किया है। तो पर्सनल लिबर्टी गया क्या, क्योंकि अभी वो घूम नहीं पाएगा। सो पासपोर्ट रिफ्यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि ये पर्सनल लिबर्टी जाएगा। तो चलेगा, और बिना लॉ फॉलो किए किया तो चल नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है वो क्या बोलता है। वो बोलता है कि राइट टू लिबर्टी है, ठीक है। एंड लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू ट्रैवल। लिबर्टी में क्या आता है, राइट टू ट्रैवल भी आता है। अभी बाहर के कंट्री में घूमना है तो पासपोर्ट एसेंशियल है, ठीक है। पासपोर्ट अगर रिफ्यूज किया, ठीक है, एज पर लॉ ऑफ लैंड, लॉ फॉलो किया और पासपोर्ट को क्या किया, रिफ्यूज किया, तो चलेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ प्रूफ नहीं है तो तुमको पासपोर्ट देंगे क्या, नहीं देंगे। बट वो लॉ के हिसाब से क्या किया है, रिफ्यूज किया है, तो नो प्रॉब्लम। बट इफ नो लॉ इज फॉलोड, नो लॉ इज फॉलोड, and passport is refused, बिना लॉ फॉलो किए क्या किया है, पासपोर्ट को
रिफ्यूज किया है, इन दैट केस तुम्हारा जो राइट है ऑफ लिबर्टी इज डिप्राइव्ड। समझ में आ रहा है? सो अगर तुम बोलते हो कि राइट ऑफ ट्रैवल तुम्हारा लिबर्टी में आता है, तो ये राइट टू ट्रैवल के लिए पासपोर्ट जरूरी है। ठीक है, अभी अगर कोई पासपोर्ट डिपार्टमेंट है वो तुमको पासपोर्ट मना कर रहा है, तो वो पहले लॉ का प्रोसीजर देखेगा फिर मना करेगा। अगर बिना लॉ के प्रोसीजर देखे अगर उसने ऐसे ही तुमको मना कर दिया, तो तुम्हारा क्या गया? फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी। Is that very clear? So passport can be denied, but only as per law of land. Otherwise, मना नहीं। Got the point? ठीक है? You want to write it? Done? ठीक है, आ जाओ। आर्टिकल 21A समझाओगे मुझे क्या बोला है? आर्टिकल 21 बिग ए। अभी यहाँ पे सडनली बिग ए क्यों आ गया? अब तक तो हम लोग लाइन से आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, है ना? अचानक से ये ए आ गया बीच में। सो बेसिकली बच्चे लोग जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, है ना, सब लाइन से आर्टिकल्स डाल दिए होंगे, 19, 20, 21, 22। अभी बीच में उनको कुछ अमेंडमेंट डालना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो वो लोग बिग ए बिग बी ऐसे डाल देते हैं ताकि प्रोविजन के अंदर ही वो लोग क्या कर सके, कुछ तो नया डाल सके। इज दैट क्लियर? ठीक है, बताओ मुझे क्या बोला है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा स्टेट। ओके, किसको? 6 to 14 ईयर्स के लिए क्या दिया जाएगा? स्टेट देगा उसको फ्री एजुकेशन। क्लियर? वेरी गुड। अभी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। डिटेंशन मतलब टेकिंग इन कस्टडी। डिटेंशन मतलब टेकिंग इन कस्टडी। कस्टडी समझ में आता है ना? ठीक है। अभी तुमको पता है किसी को भी अरेस्ट करो ना, तो उसको बिना बताए अरेस्ट नहीं कर सकते कि क्या रीजन के लिए अरेस्ट करेगा। यू कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट गिविंग हिम रीजन फॉर विच ही हैज बीन अरेस्टेड। प्लस तुमको पता है क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में जजेस होते हैं,
सबसे लोअर वाला जो जजेस होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मजिस्ट्रेट। दे आर लोअर रैंक के जजेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्या है वो लोग? लोअर रैंक के जजेस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मजिस्ट्रेट बोलते हैं। किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट करो ना, 24 घंटों के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ता है। फिर अगर मजिस्ट्रेट बोलेगा कि इसको फर्दर जेल में रखो तो ही रख सकते हैं, वरना उसको छोड़ना पड़ता है। समझ में आया? तो कोई भी पर्सन को जब भी अरेस्ट करते हैं तो उसको क्या बताना पड़ता है? तुमको रीजन बताना पड़ता है कि उसको अरेस्ट क्यों करें। प्लस उसको अपना लॉयर अपॉइंट करने का भी अधिकार होता है। जब तक उसका लॉयर नहीं आएगा, कोई लीगल प्रैक्टिशनर नहीं आएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो अलाउड है। क्लियर? उसके अलावा 24 आवर्स के अंदर उसको किसके सामने प्रेजेंट करना होता है? मजिस्ट्रेट के सामने। फर्दर मजिस्ट्रेट बोलेगा कि अरेस्ट कंटिन्यू करो तो ही कंटिन्यू होगा, वरना उसको छोड़ देना। इज दैट वेरी क्लियर? दैट इज योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। गॉट द पॉइंट? ठीक है, देखो क्या बोलता है आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो अरेस्टेड पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको तुम कस्टडी में नहीं रख सकते विदाउट गिविंग हिम इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन? ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। अरेस्ट क्यों किया है उसका ग्राउंड्स। ग्राउंड्स मतलब रीजंस। ग्राउंड्स मतलब रीजंस। उसका क्या बताना पड़ेगा? उसको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया है। नॉट शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट। डिनाइड मतलब रिफ्यूज्ड। उसको कंसल्ट करने का राइट मना नहीं कर सकते। एंड टू बी डिफेंडेड। डिफेंडेड मतलब बचाओ। डिफेंड मतलब क्या होता है? बचाओ। कौन बचाव करेगा उसका? लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर मतलब लॉयर। कौन सा लॉयर होगा? उसके चॉइस। है समझ में? पहले ना मैं मूवीज देखती थी ना तो मुझे समझ में नहीं आता था, बट अगर कभी कोई मूवी देखोगे जिसमें अरेस्ट हो रहा है तो ध्यान से देखना। वो अरेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं यू हैव ऑल द राइट टू रिमेन साइलेंट। और मुझे लगता था बचपन में कि अरे पकड़ा है चोर को, उसको तो बात करवानी चाहिए ना। ऐसा क्यों बोलते हैं यू हैव ऑल द राइट टू रिमेन साइलेंट? क्यों? अगर उसने कुछ बात किया तो उसके खिलाफ एविडेंस बन जाता है वो। इसीलिए उसके पास राइट होता है चुप रहने का जब तक उसका लॉयर नहीं आ जाता। वो लॉयर से बात करके फिर ही कुछ बोलेगा, तब तक वो बोलेगा नहीं, और पुलिस उसको पूछ भी नहीं सकती। समझ में आया? ये तुम्हारा राइट है, तुम चुप बैठ सकते हो जब तक तुम्हारा लीगल प्रैक्टिशनर नहीं। क्लियर? Further, every arrested person and who is detained in custody shall be produced before whom? Nearest magistrate within the period of such arrest. अरेस्ट करके 24 घंटों में उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है? Excluding the time necessary for journey from the place of arrest to the court of magistrate. जहाँ पे पकड़ के रखा है और मजिस्ट्रेट के पास जाने को जितना टाइम लगता है वो टाइम 24 घंटों में से एक्सक्लूड कर। ठीक है? And no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate. 24 घंटों के ऊपर कस्टडी में नहीं रख सकते मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना। However, the protection is not available to an enemy alien. Alien मतलब alien enemy क्या है? फॉरेन कंट्री का इज एलियन, और फॉरेन कंट्री का एनिमी मतलब क्या? फॉरेन कंट्री का दुश्मन। फॉरेन कंट्री का दुश्मन, उसको हम लोग को ये लॉ फॉलो नहीं, उसको रख सकते हैं 24 घंटे के ऊपर। ठीक है? एंड अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव मतलब क्या? गुनाह हो गया है क्या? नहीं, ऐसा लग रहा है कि गुनाह हो सकता है, इसीलिए पहले ही उसको क्या कर लिया है? अरेस्ट कर लिया है, ताकि वो गुनाह ना करे। समझ में आ रहा है? अगर अपने को पता है कि देयर आर गोइंग टू बी राइट्स इन द कंट्री एंड दैट पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल के राइट्स हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंटिवली पहले ही क्या किया जाता है? डिटेन किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन।
ठीक है, सो अरेस्ट in prevention before the offense is committed so that offense can be stopped. समझ में आया? एंटिसिपेशन में ही, अजम्पशन में ही क्या किया जाता है, उसको डिटेन किया जाता है ताकि वो ऑफेंस ना। गॉट द पॉइंट? चलें आगे। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। किसी ह्यूमन को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है? उससे वो काम करा के जो उसे ना करना हो, करेक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। डू यू नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जहाँ पे उनको किडनैप करके वो सारी चीजें कराई जाती है जो वो आइडियली करेंगे नहीं, जैसे बेगिंग, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, करेक्ट है। सो इस पे भी है रोक। बोला जाता है कि ऐसा सब करने से क्या होता है, ह्यूमन एक्सप्लॉइट होता है। क्या होता है? ह्यूमन एक्सप्लॉइट होता है। तो ये सब क्या किया गया है, बैन किया गया है। सो आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, बेगर नहीं बना सकते किसी को, ऐसे सिमिलर टाइप का फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते। ये क्या दिया है, प्रोहिबिटेड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? प्लस अगर ऐसा कुछ किया तो इट विल बी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द लॉ। ये क्या बोला? आर्टिकल 24 तुम लोग बताओ, आर्टिकल 24 तुम लोग बताओ। पढ़ा? क्या बोलता है? चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है। कितने साल तक? 14 इयर्स के बिलो तुम उसको काम में नहीं रख सकते। किधर किधर नहीं रख सकते? फैक्ट्री में नहीं रख सकते, माइन में नहीं रख सकते, और ऐसी जगह जहां पे क्या है, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे तुम उसको जॉब नहीं दे सकते। आर्टिकल 23 में कौन सी दो चीज मना की? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर एंड सिमिलर काम, करेक्ट है। फोर्स लेबर नहीं हो सकता। 24 में क्या बोला? 14 इयर्स के बिलो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। कहाँ कहाँ? फैक्ट्री, माइन या हजार्डस इंडस्ट्रीज। क्लियर? 23 एंड 24। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तुम जो चाहो तुम फ्रीडम ऑफ रिलीजन कर सकते हो। सबसे पहला क्या बोला है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन। स्प्रेडिंग, प्रोपोगेशन का मतलब होता है स्प्रेडिंग। तुम जो रिलीजन चाहो स्प्रेड करो, जो तुम्हारा मन करे वो प्रोफेस करो, फॉलो करो, तुमको कोई रोकेगा नहीं। सेकंड क्या बोला है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एग्जांपल दो, ऐसा क्या होता है रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना? मैनेज मतलब टू सेलिब्रेट, यू कैन से। क्या हो सकता है? बोलो बोलो। गणपति में, हर जगह गणपति होते हैं, रास्ते पे भी पंडाल होते हैं, वो क्या है? मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स। नवरात्रि में सब लोग डांडिया खेलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स। फिर क्या होता है? होली का, वो भी है मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स। तो वो सब कर सकते हैं। फिर बहुत बार ऐसे जुलूस भी निकलते हैं, करेक्ट है। बहुत सारे रिलीजन्स में क्या बोलते हैं उसको? रैली,
टाइप्स है ना, पालकी, बराबर है। सो वो सब भी क्या है, अलाउड है। दैट इज मैनेजिंग योर रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं ना, कि हमारे रिलीजन को क्या करना है, प्रमोट करना है, इसीलिए पैसे देते हैं। तुम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आइडियली तो रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता, बट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना बच्चा, वो पर्टिकुलर रिलीजन को ही प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आई बिलोंग टू कॉन्वेंट स्कूल, तो वहां पे अंदर चर्च भी था और सारे नन्स थे। सो वहां पे क्या था, बेसिक क्या था, क्रिश्चियनिटी वाला ही स्कूल था, तो वहां पे प्रेयर्स भी वैसे होते थे। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर कुछ वर्शिप वगैरह करना है तो वो क्या किया जाता है, अलाउड किया जाता है। आया समझ में? ठीक है, सो दिस टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर किसी ने भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीना, स्पेशली स्टेट ने, किसने छीना, स्टेट ने अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट छीना, तो तुम क्या करोगे उसके खिलाफ? अभी यूजुअली तो अपने इंडिया में बहुत सारे कोर्ट है ना, लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है अपने पास? सुप्रीम कोर्ट, बराबर है। सो यूजुअली जब केस किया जाता है तो हम लोएस्ट कोर्ट में पहले जाते हैं, फिर लोएस्ट कोर्ट से खुश नहीं है तो ऊपर 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 ऊपर, वैसा चलता है सिनेरियो, करेक्ट है। बट फंडामेंटल राइट्स के केस में तुम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। समझ में? अगर किसी ने तुम्हारा क्या छीना, फंडामेंटल राइट, यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। कहा जा सकते हो डायरेक्टली? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अभी तुमको पता है, अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट किसी ने छीना तो तुम कहाँ जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। ये भी तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट है। इज दैट क्लियर? फंडामेंटल राइट छीनने पे यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, ये भी तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट है। गॉट द पॉइंट? जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ में आया? गायत्री फैन ऑफ कर देगी क्या? बंद किया था? डन? ठीक है, अब जब अपना फंडामेंटल राइट छीना जाता है, इन्फ्रिंज होता है, ब्रेक होता है, तो स्टेट के खिलाफ केस कर सकते हैं, बराबर है। तो कौन से तरीके के केस कर सकते हैं, ये दिए हुए हैं 5 तरीके के केस। कौन से तरीके के केस कर सकते हैं? 5 तरीके के केस कर सकते हैं, और वो केस को हम बोलते हैं रिट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रिट्स बोलते हैं। और वो रिट्स के लिए इंसान फाइल करता है रिट पिटीशन। क्या फाइल करता है वो? रिट पिटीशन फाइल करता है कोर्ट में, ताकि हम क्या एक्सरसाइज कर सकें? रिट्स एक्सरसाइज कर सकें। कितने तरीके के रिट्स हैं? 5। फर्स्ट हैबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा को वारंटो, एंड 5वां सर्श्योररी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिट्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं?
रिट्स बोलते हैं। these are the type of cases, these are the type of cases। 5 रिट्स है और वो 5 रिट्स चाहिए अपने को, तो अपने को फाइल करना पड़ता है रिट पिटिशन। कहाँ फाइल करते हैं? 2 जगह कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। और सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली जाओ, हाई कोर्ट भी नहीं गए ना तो भी कहाँ जा सकते हो? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। और ये तुम्हारा क्या है? फंडामेंटल राइट। आया समझ में? अभी ये 5 रिट्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर वापस आते हैं इस पे। ठीक है, आ जाओ नीचे। थर्टी सेकेंड पॉइंट पे आए, आ जाओ। रिट जुरिस्डिक्शन क्या है? रिट जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब अथॉरिटी। रिट एंटरटेन करने का अथॉरिटी किसके पास है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? रिट किसके पास लेकर जा सकते हैं? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। क्लियर? ठीक है। Under Constitution, by virtue of Article 226, every High Court has the power to issue directions, orders, or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari। कौन से पहले तो 5 नाम याद करो। habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari। याद किया? बोलो नाम। पहला वाला, दूसरा मैंडेमस, तीसरा फिर या एनी ऑफ देम। ठीक है। ये क्यों दिया है? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिए हुए हैं? याद करने बोला था ना, फंडामेंटल राइट इज गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मार्क किया था ना अपन, फंडामेंटल राइट इज गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर एनफोर्स करना है तो क्या फाइल करोगे? इसमें से कोई भी रिट फाइल करो। ठीक है। This power is exercisable by each high court throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction. ठीक है। A person can also approach Supreme Court by appropriate proceeding for enforcement of rights guaranteed by Part 3. Part 3 मतलब fundamental rights. Article 32 itself is a बराबर है
The constitutional remedy of writ is available to anyone whose fundamental rights are infringed. Infringed मतलब broken by the state action. किसने ब्रेक किया है? स्टेट ने ब्रेक किया है. तो तुम जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 रिट लेके. समझ में आया? पढ़े हैबियस कॉर्पस. सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी. टू हैव द बॉडी. अगर तुमको किया गया है अरेस्ट, तुमको किया गया है अरेस्ट, वो भी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन. अरेस्ट बोलो या कन्फाइन बोलो. कन्फाइन मतलब रिस्ट्रिक्ट, होल्ड. तुमको क्या किया गया है? होल्ड किया गया है, वो भी बिना लीगल जस्टिफिकेशन के. ठीक है. अब हम लोग नहीं पढ़ा था ना, अरेस्ट करेंगे तो बताना पड़ता है रीजन. यहाँ पे कन्फाइन भी किया है, तुमको रेस्ट्रिक्ट भी किया है, वो भी बिना लीगल जस्टिफिकेशन के किया है. करेक्ट है. सो यहाँ पे अभी तुम क्या घूम सकते हो? सिंस तुमको कन्फाइन किया है, नहीं घूम सकते. बराबर है. तो तुम्हारा लिबर्टी वाला गया ना, राइट, लाइफ एंड लिबर्टी वाला फंडामेंटल राइट गया. तो तुम स्टेट के अगेंस्ट क्या केस फाइल कर सकते हो? हैबियस कॉर्पस का. क्या फाइल कर सकते हो? हैबियस कॉर्पस का. अभी स्टेट के खिलाफ जब भी हैबियस कॉर्पस फाइल किया जाता है, ये बोल के कि मेरा क्या गया, राइट टू हैव अ बॉडी गया, मुझे कन्फाइन किया है, वो भी बिना लीगल जस्टिफिकेशन के. तो जो कोर्ट है ना, वो स्टेट को पूछेगा, जो कोर्ट है वो अथॉरिटी को पूछेगा, रीजन बता इसको क्यों अरेस्ट किया है. रीजन बता इसको क्यों अरेस्ट किया है. और अगर अथॉरिटी के पास कोई रीजन नहीं है तो बोलेंगे उसको छोड़. तो क्या बोलेंगे? उसको छोड़ दे. सो यहाँ पे दिया जाता है रूल निस्सी. क्या दिया जाता है? रूल निस्सी. रूल निस्सी का मतलब होता है द रीजन इज आस्क्ड. द रीजन इज आस्क्ड. शो कॉज होता है. मैं लिखवाती हूँ रूल निस्सी क्या होता है, पहले सुन लो. तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर देता है कि शो कॉज. कॉज मतलब रीजन. किसको देगा? अथॉरिटी को, जिसने अरेस्ट किया है. बोलेगा रीजन दे कि क्यों अरेस्ट किया है. और अगर तेरे पास रीजन नहीं है तो वो बंदे को क्या कर? छोड़. समझ में आया? ठीक है. अब लिखो रूल निस्सी. में लिखवाती हूँ. It is a court order. It is a court order which will come into force, which will come into force if condition is not full. If condition is not fulfilled. ठीक है. ऐसा कोर्ट ऑर्डर जो अप्लाई करना चालू हो जाएगा अगर कंडीशन पूरा नहीं हुआ. तो यहाँ पे क्या कंडीशन पूरा करना है? रीजन देना है अरेस्ट का. और कंडीशन पूरा नहीं किया तो कोर्ट क्या बोलेगा? छोड़ दे. और वो ऑर्डर क्या हो जाएगा? अप्लाई होगा. आया समझ में? पढ़ो हैबियस कॉर्पस को, देखो समझ में आता है क्या. Prima facie is on the first hand. इधर क्या? ऐसे लिखो, बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन.
प्राइमा फेसी समथिंग बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन, पहले ही क्या समझता है वो होता है प्राइमा। समझ में आया? नए बच्चा लोग लैंग्वेज समझ में आया? वहां पे क्या लिखा है कि नहीं? आके नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओके, लेट मी रीड। यहाँ पे क्या बोला है? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस ये एक रेमेडी है। व्हाट इज रेमेडी? सोल्यूशन। रेमेडी इज सोल्यूशन टू अ पर्सन जिसको क्या किया गया है? कन्फाइन किया है, वो भी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। लॉ के हिसाब से नहीं किया है, कुछ भी लीगली जस्टिफाई नहीं किया, उसके बिना क्या कर लिया? उसको अरेस्ट कर लिया है। ठीक है। द वर्ड्स हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी। व्हेन प्राइमा फेसी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन से केस इज फॉर द इश्यू ऑफ रिट हैज बीन मेड। केस किसके लिए किया है? इश्यू ऑफ रिट के लिए। देन कोर्ट क्या इश्यू करेगा? रूल निसी। रूल निसी मतलब ऑर्डर इश्यू करेगा। किस पे ऑर्डर इश्यू करेगा? अथॉरिटी पे। उसको क्या पूछेगा? शो कॉज। कॉज मतलब रीजन। रीजन बता। क्या बताएगा? रीजन बता कि तेरे पे हम ये रिट अप्लाई क्यों ना करें। अथॉरिटी को बोलेगा रीजन दे, तेरे पे हैबियस कॉर्पस अप्लाई क्यों ना करूं। ठीक है। दिस इज इन नेशनल ऑर्डर टू लेट द कोर्ट नो ऑन द ग्राउंड्स ही हैज बीन कन्फाइंड। ये हैबियस कॉर्पस के वजह से रेलेवेंट अथॉरिटी कोर्ट को बताएगा कि कौन से ग्राउंड पे वो पर्सन को कन्फाइन किया गया, कौन से ग्राउंड पे वो पर्सन को कन्फाइन किया गया, एंड टू सेट हिम फ्री इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर हिज डिटेंशन। अगर उसको डिटेन करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ना। गॉट द पॉइंट? दिस रिट हैज टू बी ओबेड बाय द डिटेनिंग अथॉरिटी। जिसने उसको पकड़ा था वो अथॉरिटी को ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। बाय प्रोड्यूसिंग पर्सन बिफोर द कोर्ट, वो कोर्ट के सामने लाएगा वो बंदे को और ये ऑर्डर को क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्लियर? The applicant may be prisoner or person acting on his behalf। अभी habeas corpus फाइल कौन करेगा? तो बोला कि जिस पर्सन को पकड़ा है वो भी कर सकता है या उसके बिहाफ पे भी कोई एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है। An appeal to Supreme Court of India may lie against an order granting or rejecting the application। So अगर तुमने हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल किया था, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया था और हाई कोर्ट ने उसको कर दिया रिजेक्ट। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया था और उसको क्या कर दिया? हाई कोर्ट ने रिजेक्ट। अभी तुम दुखी हो गए, दुखी होके किसके पास जाओगे? जिसको हम बोलते हैं अपील। जब लोअर कोर्ट से दुखी होके अपर कोर्ट जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपील। तो अगर रिजेक्ट कर दिया है तुम्हारा एप्लीकेशन, दुखी होके तुम अपील कहाँ कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। लाए मतलब फॉल। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो यू कैन डू एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। The disobedience to this writ is met by punishment for contempt of court। अगर ये writ माना नहीं अथॉरिटी ने तो it will be an insult of the court and accordingly फिर उसको सजा मिलेगी। Got the point? समझ में आया? Habeas? चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज मैंडेमस। मैंडेमस मतलब वी कमांड। मैंडेमस मतलब वी कमांड। अभी तुमको हमेशा ये दुख होता है ना कि गवर्नमेंट काम नहीं करता, उसका पब्लिक ड्यूटी है जो वो पूरा नहीं करता, तो ये रिट है उसके खिलाफ। ठीक है। सो अगर कोई भी एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या गवर्नमेंट, कौन से चार नाम लिए मैंने? एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या गवर्नमेंट। इंफीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के नीचे सारे कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे
सारे कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट पकड़ रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे सारे कोर्ट वुड बी इंफीरियर कोर्ट्स। समझ में आ रहा है? नीचे वाले कोर्ट्स आर इंफीरियर कोर्ट्स। ठीक है, सो अगर ये सारे लोग ने एक चीज नहीं किया, क्या नहीं किया? पब्लिक ड्यूटी। क्या नहीं किया? पब्लिक ड्यूटी। तो ये रिट इश्यू किया जा सकता है और इंफीरियर ट्राइब्यूनल को बोला जा सकता है कि तेरा ये पब्लिक ड्यूटी है, उसे पूरा कर। कौन बोलेगा? अपर कोर्ट बोलेगा। किसको बोलेगा? नीचे सब लोग को बोल सकता है, पर्सन को, कॉर्पोरेशन को, गवर्नमेंट को, इंफीरियर कोर्ट को, ये बोल के कि तेरे अथॉरिटी में कुछ चीज था जिसको हम बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, जो तू एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो अभी उसको एक्सरसाइज कर। ये कौन बोलेगा? अपर कोर्ट टू एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट और इंफीरियर कोर्ट। उसको कमांड करेगा क्या करने के लिए? अपना पब्लिक ड्यूटी। इज दैट क्लियर? सो इट इज जस्ट कमांडिंग पब्लिक ड्यूटी to person, corporation, inferior court और गवर्नमेंट। to do particular thing which is in his jurisdiction but he declined। समझ में आया? उनके जुरिस्डिक्शन में कुछ है जो उन्होंने क्या किया? मना किया। अपर वाला कोर्ट क्या बोलेगा? काम करो। दैट इज मैंडेमस। डन? लिख लिया? डन? ठीक है, अभी एक ना सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, बहुत सारे कोर्ट होते हैं एक्चुअली, फिलहाल के लिए समझ लो क्या है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट को ना सिर्फ अलाउड है 5 साल का ही सजा देने का, या सिर्फ क्या बोलूं, ऐसे केसेस लेने का जिसकी सजा कैसे होती है, मैक्सिमम 5 साल होती है, उससे ज्यादा का केस लेना अलाउड नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल नॉट अलाउड मर्डर केस। ठीक है, उसके पास मर्डर केस लेने का अथॉरिटी नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? जुरिस्डिक्शन नहीं है फॉर एग्जाम्पल। बट उसने फिर भी वो केस ले लिया, फिर भी उसने केस ले लिया, तो वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करेगा। वो जुरिस्डिक्शन को क्या करेगा?
तो यहाँ पे क्या बोला है, वो जुरिस्डिक्शन को भी अपने क्या करेगा, एक्सीड करेगा, क्योंकि उसके पास तो पावर है ही नहीं, फिर भी उसने वो केस ले लिया। तो अब जो दुखी पार्टी है, जिसको पता है यार ये कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, फिर भी उसने वो केस क्या कर लिया है, ले लिया है, तो वो क्या करेगा, दुखी पार्टी, वो दुखी पार्टी क्या करेगा, जाएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्या लाने के लिए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। क्या लाएगा वो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। वो बताएगा, वो अपर कोर्ट को बताएगा कि बॉस ये वाले कोर्ट के पास, ये तुम्हारा जो इंफीरियर कोर्ट है ना, उसके पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, वो अपने जुरिस्डिक्शन जो उसमें है ही नहीं वो एक्सरसाइज करने वाला है, उसको रोको। तो जब भी केस की सुनवाई होती है ना, उसके पहले ही ये प्रोहिबिशन का रिट क्या किया जाता है, अपर कोर्ट में फाइल किया जाता है, जब अपने को पता है कि इंफीरियर कोर्ट के पास वो पावर नहीं। इज दैट वेरी क्लियर, दैट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड टू एन, किसको इश्यू किया जाता है, इंफीरियर कोर्ट को, क्या करने के लिए, प्रिवेंट द लैटर, लैटर मतलब इंफीरियर कोर्ट है ना, किसको प्रिवेंट करें हम लोग, इंफीरियर कोर्ट को प्रिवेंट करें फ्रॉम यूसुर्पिंग जुरिस्डिक्शन। यूसुर्पिंग का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, stopping from exercising jurisdiction not vested in it। समझ में आ रहा है, ऐसा अथॉरिटी जो उसमें है ही नहीं, उसको क्या करेंगे हम लोग, स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए किधर जाएंगे, अपर कोर्ट के पास जाएंगे। अपर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। वो किसको ऑर्डर देगा, इंफीरियर कोर्ट को, बोलेगा स्टॉप, ये जुरिस्डिक्शन तेरे पास है नहीं, तो उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट। तो समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ लिख तो नहीं रहा है तू, क्यों नहीं लिख रहा है, बाद में याद रहेगा 10 दिन बाद। Done. From usurping jurisdiction which is not legally vested in it. When tribunal acts without or in excess of jurisdiction or in violation of rules or law, violation मतलब breaking, ठीक है, of rule or law, a writ of prohibition can be asked for. It is generally issued before the trial of the case. Trial मतलब सुनवाई, केस की सुनवाई के पहले ही इश्यू किया जाता है। While mandamus commands activity, prohibition commands inactivity. prohibition में बोलते हैं मत करो, mandamus में बोलते हैं करो। समझ में आ रहा है। It is available only against judicial or quasi judicial. Judicial मतलब courts, lawful authority है ना, quasi judicial मतलब similar to court। quasi मतलब similar। quasi judicial का एक एग्जांपल दे दो, पुराने बच्चों को पता रहेगा, तुमको बाद में समझो। क्वाजी जुडिशियल का एक एग्जांपल दे दो। किधर, क्वाजी में, हाँ क्वाजी जुडिशियल का एग्जांपल, कंपनी लॉ केसेस कहाँ जाते हैं, कंपनी लॉ मैटर्स कहाँ जाते हैं,
किसके पास जाते हैं कंपनी लॉ के केसेस? कोर्ट के पास जाते हैं क्या? काव्या, गायत्री, कहाँ जाते हैं कंपनी लॉ के मैटर्स? किसके पास जाते हैं? कंपनी लॉ में दिक्कत है, कहाँ लेकर जाओगे केस को? कोर्ट जाएंगे तो शेयर होल्डर को कंपनी से कंप्लेंट है, केस कहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा? कौन सा, क्या कॉजेज जुडिशियल? आता है आंसर? एनसीएलटी का नाम नहीं सुना है? सुना है ना? टेस्ट है। कहाँ जाता है कंपनी लॉ मैटर? खुद पे तरस खाओ गाइस। तो एनसीएलटी इज वन ऑफ द क्वासी जुडिशियल। कोर्ट जैसा है बट कोर्ट नहीं है, ऐसे सारे ट्राइब्यूनल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्श्योररी। क्या तुम लोग प्रोहिबिशन और सर्श्योररी में मुझे फर्क बताओगे? प्रोहिबिशन और सर्श्योररी में फर्क बताओ। यहाँ पे भी जुडिशियल अथॉरिटी को एक्सीड किया है, प्रोहिबिशन में भी किया है, बट थोड़ा सा फर्क है। बताओ मुझे क्या फर्क है? इशू करते हैं हम्म। विद ट्रायल ऑफ द केस भी, और सर्श्योरली आफ्टर अथॉरिटी हैज एक्सरसाइज्ड इट्स पावर्स। मतलब कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, बाद में समझा कि जुरिस्डिक्शन को क्या किया है उसने? एक्सीड किया है। तो अपर कोर्ट के पास जाके, हाई कोर्ट के पास जाके हम क्या बोलेंगे? ये डिसीजन को कैंसल करो, ये डिसीजन को क्या करो? कैंसल करो। दोनों में ही जुरिस्डिक्शन एक्सीड किया है, बट प्रोहिबिशन हम पहले ही चले जाते हैं ट्रायल के पहले ये बोल के कि इनके पास पावर नहीं है, रोको उनको। सर्श्योररी में डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है, जिसको हाई कोर्ट अब क्या करेगा? कैंसल करेगा। समझ में आया? तो सर्श्योररी में क्या होता है? सर्श्योररी में कोर्ट हैज ऑलरेडी exercised jurisdiction and given decision without in excess of jurisdiction it is vested with. High Court will quash मतलब cancel that is certiorari.
ठीक है। लास्ट इज को वारंटो। लास्ट इज को वारंटो। को वारंटो लिख लेते हैं क्या है। ठीक है, इट इज ठीक है। सो यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिस है जो पब्लिक नेचर वाला है, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उसमें क्या करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, बराबर है। जिसमें पब्लिक का क्या है, इंटरेस्ट है, और किसी ने वो ऑफिस क्या कर लिया है, क्लेम कर लिए कि ये ऑफिस मेरी है बोल के। ऑफिस मतलब वो जगह, वो पोजीशन किसकी है, मेरी है, ऐसे क्या कर लिया है उसने, क्लेम कर लिया है। तो क्वो वारंटो फाइल किया जाता है, जहां पे कोर्ट उसको पूछेगा बता तेरी अथॉरिटी क्या है, और तो ये ऑफिस जो है, ये पोजीशन जो है, वो कौन से पोजीशन में क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अगर वो अपना अथॉरिटी नहीं बता पाया तो उसको वो ऑफिस क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आया समझ में। सो एनीबडी हु अज्यूम्स और हु क्लेम्स द ऑफिस विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसमें पब्लिक का क्या है, इंटरेस्ट है, और उसने वो ऑफिस क्या कर ली है, क्लेम कर लिया है, वो पोजीशन क्या कर लिया है, क्लेम कर लिया है, तो उसको पूछा जाएगा तेरे पास अथॉरिटी है क्या वो क्लेम करने का, और अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो उसको वो ऑफिस क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। दैट इज कोर। आया समझ में। ये जो लाइन अपन लिखा है वो पढ़ के देखो।
डन, ठीक है, दैट इज को वारंट। कौन से 5 पढ़े? हैबियस कॉर्पस, जहां पे उसको डिटेन किया है विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, बराबर है। सेकेंड, मैंडेमस, जहां पे नीचे वाले लोगों को कमांड किया जाता है पब्लिक ड्यूटी पूरा करो। तीसरा, प्रोहिबिशन, मतलब अगर कोई भी इंफीरियर कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करने वाला है जो उसके पास नहीं है, तो ट्रायल के वक्त ही उसको क्या किया जाता है? रोका जाता है। सर्श्योररी, किसी ने अपना क्या दे दिया? डिसीजन दे दिया, बट वो डिसीजन उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, तो हायर कोर्ट उसको क्या करेगा? क्वॉश करेगा, दैट इज सर्श्योररी। एंड फिफ्थ इज को वारंटो, जहां पे कोई पर्सन ने पोजीशन होल्ड किया है जबकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो इंक्वायरी की जाएगी, उसको अथॉरिटी पूछा जाएगा, अथॉरिटी है तो ठीक है, वरना उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, दैट इज को वारंटो। समझ में आया? ठीक है, दिस आर 5 writs against the state action, against the state action: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. Clear? केस कहाँ जा सकता है? इन द फॉर्म ऑफ writs in हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 itself is one of the fundamental rights, जिसको हम बोलते हैं constitutional remedy. Is that very clear? ठीक है। ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर आज के लिए रुक जाते हैं, ठीक है। फिर जो लीग चालू होएगा वो अलग ही है, फिर हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या? जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े ना, ये भी एक तरीके के क्या है? राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स की तरह ये भी क्या है? राइट्स है। उसका लंबा चौड़ा लिस्ट है, तुम्हारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है उसका, ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर बाय एनी चांस मैम क्वेश्चन आया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला कौन सा राइट है, तो हमको कैसे समझेगा? हमने तो पढ़ा नहीं है। तो क्या तुमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है? फंडामेंटल राइट आते हैं तुमको, बराबर है। अगर डीपीएसपी पूछा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कौन सा राइट है, तो 3 ऐसे होंगे जो फंडामेंटल में बिलोंग करते हैं, एक ऐसा होगा जो डायरेक्टिव वाला है। तो 3 तुमने सुने हैं, एक तुमने सुना नहीं है, तो कौन सा मार्क करोगे? जो तुमने सुना नहीं है। इज दैट क्लियर? अभी फंडामेंटल राइट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, स्टेट ने भी छीना तो उसके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करेगा तुम, बराबर है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ना, ये लग्जरी राइट है, अगर स्टेट चाहे तो देगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा। इज दैट क्लियर? फंडामेंटल राइट स्टेट को देना ही पड़ेगा, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। डायरेक्टिव लग्जरी राइट्स है, स्टेट को लगता है तो देगा, नहीं लगता है तो नहीं देगा, ठीक है। उसको एनफोर्स करने के लिए तुम कोर्ट में नहीं जा सकता। फंडामेंटल राइट्स इज गिवन अंडर पार्ट 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज गिवन अंडर पार्ट 4। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां दिया है? पार्ट 4। डायरेक्टिव्स आर एडिशनल राइट्स गिवन। कौन से हैं? एडिशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है और उसके ऊपर कुछ एडिशनल राइट्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 एडिशनल राइट्स, पार्ट 4 एडिशनल राइट्स। क्लियर? directives however differ from fundamental rights. The directives are not enforceable in courts. Not enforceable मतलब you cannot go to court. You cannot go to court अगर ये तुमको नहीं मिला. If you do not get it in favor of individuals, you cannot go to court. Fundamental right नहीं मिला तो कोर्ट गए ना, 5 रिट फाइल किए, बट डायरेक्टिव नहीं मिला तो केस फाइल नहीं होता। ये चॉइस है स्टेट का, देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं। क्लियर? The courts cannot declare any law as void on the ground that it contravenes any directive principle. Fundamental right के अगेंस्ट कोई लॉ बन सकता है क्या? ऐसा कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट को कॉन्फ्लिक्ट करे बन सकता है क्या? नहीं। बट डायरेक्टिव को कॉन्फ्लिक्ट करने वाला लॉ अगर है तो वो void नहीं होता, वो रहता है वैसे ही। क्लियर? The courts are not competent to compel the government to carry out directives. अगर
फंडामेंटल राइट नहीं पूरा किया गवर्नमेंट ने, कोर्ट क्या बोलेगा? कर। बट डायरेक्टिव पूरा नहीं किया तो कोर्ट नहीं बोल सकता कर। समझ में आया? कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता। कंपेल मतलब फोर्स, कंपेल मतलब फोर्स नहीं कर सकता किसको? गवर्नमेंट को, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैरी आउट। समझ में आया? दो इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव्स, इट कैन डू सो ओनली सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस इम्पोज्ड। तो ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, बट इतना ध्यान रखना डायरेक्टिव्स एडिशनल राइट्स है, पार्ट 4 में दिए हुए हैं। कोर्ट में केस नहीं कर सकते, कोर्ट भी गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता जबरदस्ती कर। समझ में आया? कोई भी लॉ वॉइड नहीं होता है अगर डायरेक्टिव को कॉन्फ्लिक्ट भी करेगा तो। फंडामेंटल राइट को कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो सीधा कैंसल, इनवैलिड, बट यहाँ पे इनवैलिड नहीं। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? ठीक है, अभी ये फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हारा काम है रीड करके आने का। ठीक है, अभी फंडामेंटल राइट किसी ने तुमको नहीं दिया, सीधा कोर्ट जाते हो ना, बट तुमने फंडामेंटल ड्यूटी पूरा नहीं किया ना तो तुम पे केस नहीं होता। ये सिर्फ उम्मीद की जाती है सिटीजन से कि तुम इंडिया के सिटीजन हो, फंडामेंटल ड्यूटी को क्या करो? पूरा करो। ठीक है, तो इसको क्या करके आओगे तुम लोग? घर से रीड करके आओगे। क्या रीड करके आओगे? आर्टिकल 51 बिग ए विच टॉक्स अबाउट ड्यूटीज। ठीक है, एक सिंपल सा फर्स्ट वाला एग्जांपल देख लो। टू अबॉइड, अबॉइड मतलब फॉलो। क्या फॉलो करना है? कॉन्स्टिट्यूशन। रिस्पेक्ट करो अपने आइडियल्स को, अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने नेशनल फ्लैग को या नेशनल एंथम को, ऐसे ही सारे। नेशनल हेरिटेज को खराब मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये सब तुम्हारे क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं। एक लास्ट लीग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाकी है जिसमें हम पार्लियामेंट और मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।